हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने दो चर वाले रैखिक युग्म क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर 3 है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन का पैटर्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग बहुत इजी इजी आसान आसान सवाल बनाते हैं, जब मैथ्स में ऐसा आता है तो हम लोग दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। लेकिन इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये सेशन को शेयर करें कि वो लोग भी इसको देख सके। तो चलिए पहली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कि यदि रेखाएं 5x प्लस के वाई इक्वल टू 8 है तथा दूसरी जो है 15x प्लस 6y 40 है, समानांतर है। देखिए सबसे पहला एक इस क्वेश्चन को, पहले जब भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का क्ल्यू ढूंढिए कि वो क्ल्यू क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि उसने लिख दिया है कि ये क्या है, हमारा समानांतर है। अब जब समानांतर है तो आप लोगों ने समानांतर का आपने एक रूल, एक नियम पढ़ रखा है कि वैसी रेखाएं समानांतर कब होंगी। तो बोला इसमें k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, यहां पे किसी नंबर की जगह, कोई संख्या की जगह k दे दिया है और यहां पे इसी k का वैल्यू हमें पता करना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग दोनों सॉल्यूशन को एक साथ लिखते हैं कि ये दोनों दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं कि दोनों समीकरण है क्या। तो देखिए समीकरण क्या है हमारा, फर्स्ट समीकरण है 5x प्लस के वाई इक्वल टू क्या है हमारा 8। ये कौन सा है हमारा पहला समीकरण, सबसे पहले समीकरण लिखेंगे हम लोग। दूसरा समीकरण हमारा क्या है 15x अब प्लस का क्या है हमारे पास 6y इक्वल टू क्या है हमारे पास 40, यानी ये क्या है हमारा दूसरा समीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये समानांतर रेखाओं की शर्त क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक पढ़ा होगा आपने a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये फर्स्ट समीकरण का रहता है, ये क्या होता है हमारा दूसरा समीकरण का रहता है। तो अब सबसे पहले समीकरण का सब हम लिख लेंगे कि क्या है। तो क्या है हमारा a1 जो है वो कितना हमारे पास है 5, बताइए। b1 हमारे पास क्या है k, c1 हमारे पास क्या है 8। उसी तरीके से हम देखेंगे a2 हमारे पास क्या है तो 15, b2 हमारे पास क्या है तो 6 और c2 हमारे पास क्या है तो 40। हम लोगों ने ये लिख लिया। अब सबसे पहले समानांतर रेखाओं की शर्त देखेंगे हम लोग। समानांतर रेखाओं की शर्त, रेखाओं की ऐसे एग्जाम में लिखना है तभी नंबर देगा, यानी कि डायरेक्ट लिख दो। तो क्या शर्त हम लोगों ने पढ़ा था बताइए, समानांतर रेखा के ही पढ़ा था ना, a1 बाई क्या पढ़ा था b1 इक्वल टू क्या पढ़ा था a1 बाई a2 b1 बाई क्या पढ़ा था हमने b2 इक्वल टू माने बराबर इक्वल टू नॉट c1 बाई क्या पढ़ा था हमने c2। तो इसमें हमने पढ़ा था कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ये क्या होता है बराबर होता है। और ये जो बराबर नॉट है यानी इक्वल टू नॉट है, ये ना तो इसके बराबर हो सकता है ना ही इसके बराबर ये हो सकता है। बराबर सिर्फ कौन होगा, सिर्फ बराबर हमारा ये होगा। कौन बराबर होगा, सिर्फ हमारा बराबर कौन होगा, ये होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे, देखिए बराबर तो हमारा ये है, तो जब बराबर हमारा ये है तो ये ही ना हम लिख सकते हैं। यहां हमें केवल k निकालना है, इसलिए हमें पहली शर्त का उपयोग करेंगे, यानी सिर्फ इसका उपयोग करेंगे। देखो k किस में है हमारा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ a1 बाई b1, सॉरी बार बार लिख देता हूं a2, हाँ
A1 बाई A2, अब बराबर का क्या लिखेंगे हम, B1 बाई B2। यही हमारे पास ये वाला है ना। अब देखिए इस पे जब हम लोग रखेंगे बच्चों, A1 की वैल्यू क्या है तुम्हारा बताओ, A1 कितना है हमारा, 5 है। A1 क्या है हमारा, 5 है। A1 क्या है हमारा, 5 है। A2 क्या है हमारा बताओ, 15 है। B1 क्या है हमारा बताओ जल्दी से, B1 क्या है हमारा, K है। और B2 हमारा क्या है, 6 है। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तिरछा तिरछी इसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 को K से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 15K बराबर, और 5 को 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बताओ तो K का जब मान निकलेगा तो क्या निकलेगा, 30 बटे, और ये 15 जो है गुना में है K के, तो ये किधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 15 दूनी क्या हो गया, 30। तो K का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। K का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। तो हमने यहां से सिर्फ देखा कि ये समानांतर की बात कर रहा है। तो जब समानांतर का हम लोगों ने लिखा तो हमने देखा कि अच्छा ये दोनों ही सिर्फ बराबर है, ये तो बराबर है नहीं। तो हमने क्या किया, इसी दोनों का मान यहाँ पे हम लोगों ने रख लिया, और उसी से हमारा क्या निकल जाएगा, K का वैल्यू। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, तो आप लोग पहले क्वेश्चन देखें, खुद बनाने की कोशिश करें। नहीं बनेगा तो वीडियो को पॉज कर देना और उसके बाद सॉल्यूशन देखना कि मैंने कैसे बनाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर जो कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी समझाने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मेरे बच्चों, बढ़ते हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए सेकंड क्वेश्चन जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि समीकरण युग्म क्या दिया हुआ है, 6x माइनस 9y प्लस 6 बराबर का क्या है 0, 18x माइनस 27y प्लस 15 इक्वल टू 0 कि इसके क्या हो सकते हैं। मतलब ऐसा जब तुमको समीकरण दिया हुआ हो तो केवल एक हल इसका इस दोनों समीकरण का निकलेगा, या अनगिनत हल निकलेंगे, या इसमें से कोई हल ही नहीं निकलेगा, या इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इस दो समीकरण से हमें यह पता चले कि इसके कितने हल हो सकते हैं। तो हमारा जो समीकरण युग्म है वो क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जो हमारा समीकरण युग्म है। तो बताइए हमारा जो समीकरण युग्म है वो क्या है। तो पहला समीकरण लिखिए, 6x माइनस क्या है 9y प्लस 6 बराबर का क्या है 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण लिखिए, 18x माइनस का क्या हो जाएगा 27y और प्लस 15 का क्या हो जाएगा 0। ये कौन सा हो गया हमारा समीकरण, दूसरा समीकरण हो गया। अब इसी समीकरण से हमें पता लगाना है। तो आपको सिद्धांत याद है, आपको सिद्धांत याद है। अगर जो सिद्धांत याद रहेगा तभी हमने पढ़ा था वही, a1x प्लस क्या पढ़ा था b1y और प्लस c1 बराबर का क्या पढ़ा 0। फिर वही पढ़ा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू क्या पढ़ा 0। ये हमने पहला समीकरण के लिए पढ़ा था, ये हमने दूसरा समीकरण के लिए पढ़ा था। अगर जो आप लोगों को याद नहीं है तो बिल्कुल याद कर लीजिए इस चीजों को। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि वैल्यू क्या क्या है। तो a1 का क्या वैल्यू है, a1 का बताओ क्या है 6 है। उसके बाद b1 का क्या है हमारा -9 है। c1 का क्या है हमारा तो 6 है। उसी तरीके से हम लिखेंगे दूसरा का क्या लिखेंगे, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 है। b2 की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है हमारा, b2 की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास -27 है। और जो हमारे पास c2 की वैल्यू है वो क्या है हमारा 15 है। तो ये हमने दोनों वैल्यू लिख लिया है, ये इसकी वैल्यू और a2 b1 से लेकर c2 तक की वैल्यू, ये हमारा क्या हो गया, दोनों की वैल्यू हो गई। फिर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों, स्थिति निकालेंगे। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, केवल एक और एक हल। तो चलिए चेक कीजिए कि क्या इसके एक हल हो सकते हैं। तो एकमात्र हल के क्या सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था, यही पढ़ा था ना एकमात्र हल के कि a1 बटे a2
इक्वल टू नॉट b1 बटे b2। यही पढ़ा था ना कि अगर जो एक हल होगा तो ऐसा कुछ बनेगा, तो ऐसा बनेगा। तो चेक कीजिए इस पे, a1 की वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ, तो 6। a2 की वैल्यू बताओ कितनी है, तो सर 18। बराबर नहीं होना चाहिए, तो b1 की वैल्यू क्या है -9 और b2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -27। तो चलिए बराबर करके देखते हैं। तो ये कट गया, 6 तिहाई 18, ऊपर 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9 तिहाई 27। तो देखिए तो क्या हो गया, 1/3 बराबर आ गया ना 1/3 का। लेकिन हमें क्या आना चाहिए, एक हल तभी हो सकता था जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत हो गया, यानी कि ये हो ही नहीं सकता। चलिए अब दूसरा वाला हम लोग दूसरा सिद्धांत देखते हैं। किसका देखते हैं, अनंत हल का। अनंत हल का, अब बताइए अनंत हल का क्या होता था, a1 बटे क्या होता था a2 इक्वल टू क्या होता था b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट यहां होता था, बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। ये होता था हमारा हमेशा, नहीं अनंत हल का ये नहीं होता था, सॉरी एक सेकेंड। अनंत हल का क्या होता था, तीनों बराबर होना चाहिए, यानी कि ये क्या होना चाहिए c1 बाई क्या होना चाहिए c2, ये यानी ये तीनों बराबर होना चाहिए, तभी अनंत हल होगा, नहीं तो अनंत हल नहीं होगा। हम लोगों ने ये पढ़ा था अनंत हल के बारे में। तो चलिए ढूंढिए, क्या अनंत हल का यही होता था, जल्दी बताओ। तो चलो इसको फिर से हम लोग करते हैं कि देखिए तो a1 बाई a2 कितना आया था आपका, 1/3 आया था। b1 बाई b2 कितना आया था, 1/3 आया था। c1 बाई c2 देखिए तो कितना आया है, लेकिन c1 बाई c2 हमारा है कहाँ, हमने इसका निकाला 6 है और नीचे 15 है। तो 6 बाई कितना रखा हम लोगों ने 15, तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो कितना आ गया 2/5 आ गया ना। तो ये दोनों तो बराबर है, क्या ये बराबर है, तो नहीं सर ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो बताइए कौन सा हल का आप लोगों ने सिद्धांत पढ़ा था, रूल पढ़ा था कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2। ये किसका होता था, ये होता था जिसका कोई हल नहीं हो, जिसका कोई हल नहीं हो। एक चीज और होता था, इसमें कौन सी रेखा बनती थी, तो इसमें समानांतर रेखा बनती थी। याद कीजिए इसमें कौन सी रेखा, जिसका कोई हल नहीं होता है उसमें कौन सी रेखा बनती है, समानांतर रेखा बनती है। तो ये किसका है, समानांतर रेखा का है और कोई हल नहीं। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, कोई हल नहीं है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर दिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। मैं थोड़ा सा, जो लोग पढ़े हैं उनको इजी नहीं होगा, लेकिन जो लोग का बेसिक खराब है, जिनको समझ ही में नहीं है कि कोई हल समानांतर का क्या क्या होता है, उन्हें वो समझ में नहीं आएगी। तो आप लोग मेरा बेसिक वीडियो मैथमेटिक्स का देख लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन आराम से बनेगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक रैखिक समीकरण है जिसमें y का मान जो होगा वो x के बराबर होगा। क्या होगा, y का मान जो होगा वो x के बराबर होना चाहिए, या फिर x का मान y के बराबर होना चाहिए का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरता है। यानी ऐसा कौन सा बिंदु है जिसमें y का मान x के बराबर हो जाएगा, इसमें बताइए आप लोग, y का मान x के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसका अर्थ यही हो गया, यही पूछ रहा है ना कि y का मान क्या होना चाहिए, x के बराबर होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, इसका सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका अर्थ क्या है। तो हर बिंदु पर y का मान x के बराबर होगा, इसका मतलब यही हो गया, हर बिंदु पर y का मान x के बराबर होगा। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि जितना y होगा उतना ही x होगा, y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, y घटेगा तो x भी क्या होगा, घटेगा। यानी हर बिंदु पर y का मान x के क्या होगा, बराबर होगा। इसका अर्थ तो यही हो गया, यानी जिस बिंदु से रेखा गुजरेगी वो क्या होगा,
यानी कि जितना x होगा उतना ही क्या होगा, y होगा। तो देखिए इससे तो ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है। क्या ये दोनों बराबर है आपस में? नहीं। ये दोनों बराबर है आपस में? नहीं। ये दोनों बराबर है आपस में? नहीं। तो ये ही ना बराबर है आपस में, यानी कि x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी कितना है, 2 है। यानी x बराबर कितना हो गया, y। इसी को y बराबर क्या लिख सकते हैं, x। तो ऑप्शन नंबर डी। ये तो बहुत इजी, ऑप्शन देखते के साथ हम बना लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और पढ़िए इस क्वेश्चन को सबसे पहले, और बनाने की कोशिश कीजिए। मैं भी इसको बनाता हूं यहाँ पे आप लोगों। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, बट थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से। देखिए क्या दिया हुआ है, अनुपात a1 बटे a2, b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात करे कि समीकरण, जो ये समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, और एक समीकरण ये दिया हुआ x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 संगत है या असंगत है। इससे पता लगाना है कि ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हमें समीकरण लिख लेना है। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y प्लस का 4 बराबर का क्या हो गया, 0। उसके बाद एक कौन सा समीकरण हो गया, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या हो गया, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा दूसरा समीकरण हो गया। जब समीकरण हमने लिखा तो समीकरण लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू लिख लेंगे। सीधी सी बात, a1 का वैल्यू कितना है बताइए, 2। b1 का वैल्यू कितना है तो -3। c1 का वैल्यू कितना है तो 4 है सर। a2 का वैल्यू कितना है, a2 का मान कितना है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 1 होता है। b2 का मान कितना है हमारा तो 2 है, और c1 का मान कितना है हमारा तो -5 है। तो ये मान हमने लिख दिया कि कितना कितना क्या मान है। अब चलिए अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, अनुपात निकालते हैं, यानी सबका अनुपात निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला a1 बटे a2 का अनुपात निकाल लेते हैं। तो बताइए क्या होगा, a1 कितना है 2 और a1 कितना है, ये इसका अनुपात निकल गया। सबका निकाल लीजिए। b1 बटे b2 का अनुपात निकालिए, कितना होगा, b1 कितना है -3 है और b2 कितना है 2 है। उसके बाद हम अनुपात निकालते हैं, c1 बाई c2 का अनुपात निकाल लेंगे। तो ये c1 बाई c2 का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 अब बटे क्या हो जाएगा -5। लेकिन याद रखिए कभी भी हर माइनस में घटाओं में नहीं होता है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस को बीच में लिखेंगे, नहीं तो माइनस हमेशा अंश में होता है, कभी भी हर में माइनस नहीं दिखाया जाता। तो a1 बाई a2 का ये हो गया अनुपात, b1 बाई b2 का ये हो गया, और c1 बाई c2 का क्या हो गया, ये हो गया। ये पूछ क्या रहा है, पूछिए संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। तो सबसे पहले देखिए तो इसमें क्या देखने को आपको मिल रहा है, क्या a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है, नहीं ना है, और ना तो ये इसके बराबर है। तो जब ये शुरू में ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2। और जब ये बराबर यहाँ पे नहीं है तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सिद्धांत ही नहीं कहता है कि तुम आगे का कोई नियम लगाओ। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो आगे का कोई नियम नहीं लगेगा, आंसर यहीं रुक जाएगा। और जब आंसर यहीं रुक जाएगा तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, तो क्या हो सकता है, या तो केवल एक हल हो सकता है। कितना हल होगा, एक हल होगा। इसको हम अद्वितीय हल भी कहते हैं, ठीक है। एक हल को केवल एक हल होगा। दूसरा क्या होगा इसमें, जब एक हल होता है और ऐसी चीजें आती है तो इसको युग्म, कौन सा युग्म कहते हैं, संगत युग्म कहते हैं। इसको कौन सा युग्म कहते हैं, संगत युग्म कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसा कभी भी सिचुएशन आ जाएगा तो इसको कौन सा युग्म कहेंगे हम लोग, संगत युग्म कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगत है। तो ऐसे बना के दिखाना है, नीचे लिख देना ये युग्म जो है वो संगम है, संगत है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए, बनाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 400 था,
तो ये चीज यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 2 kg सेव प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है हमारा, 400 है। उसके बाद दूसरा देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, 4 kg सेव, 4 kg सेव क्या है, 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य 600 हो जाता है। और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 600 हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या यहां पे कहेंगे, सेव का मूल्य को x मानेंगे और अंगूर के मूल्य को y मान लेंगे। तो हम यहां पे मान लेंगे 1 kg सेव का क्या मान लेंगे, मूल्य क्या मान लेंगे, x, और 1 kg अंगूर का मूल्य क्या मान लेंगे हम लोग, y। तो हमने यहां पे क्या मान लिया, मूल्य मान लिया दोनों का। अब ध्यान दीजिए यहां सेव कितना है, 2 किलो, तो हमने मूल्य x माना था तो 2x हो जाएगा। 1 किलो अंगूर है तो 1 किलो अंगूर को y माना तो y हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए मेरे को ध्यान से, 400 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन, समीकरण 1 निकल गया। उसी तरीके से दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 4 kg सेव है तो 4x हो जाएगा, और 2 किलो अंगूर है तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और इसका मूल्य कितना है, 600 है। तो ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। बोला इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो सबसे पहले तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, तो देखिए सीधी सी बात है। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी एक समीकरण को बराबर करना पड़ेगा। तो जब कोई ना कोई एक समीकरण को हम लोग बराबर करेंगे, कोई ना कोई एक समीकरण को जब हम लोग बराबर करेंगे, एक सेकेंड, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ध्यान दीजिए, या बाई में या तो इसका मान गुना करना पड़ेगा, नहीं तो इसको बराबर कर, x को बराबर करो, नहीं तो बाई को बराबर करो। तो चलिए हम बाई को ही बराबर करते हैं। यहाँ 2 बाई है तो इसमें क्या गुना करें इस समीकरण में कि यहाँ पे भी 2 बाई हो जाए। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से हमने इसको गुना कर दिया। नहीं तो इसको भी बराबर कर सकते थे x को, तो भी 2 से गुना करोगे तो देखो ये बराबर। तो चलिए ये जो 2 है वो 2 से सब गुना हो जाएगा, ये 2 से यहाँ पे सब गुना होगा। तो 2 से गुना करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x प्लस का क्या हो जाएगा, 2y, अब बराबर का कितना हो जाएगा, 800। एक कलर सही नहीं है। उसके बाद दूसरा समीकरण जब हम लिखते हैं तो जो है वही लिखेंगे। ये क्या है, 4x प्लस क्या है, 2y, अब बराबर का क्या हो जाएगा, 600। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नियम सीखो, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस, उल्टा लग जाता है याद रखना। यहाँ पे जोड़ है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो जोड़ है तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। अब देखिए तो ये जो है वो प्लस में है 2y, और ये क्या हो गया, माइनस में है 2y। तो प्लस 2y या माइनस 2y क्या हो गया, कैंसिल। 4x और ये क्या है, माइनस का 4x। क्यों माइनस का 4x, क्योंकि जो हमने वैल्यू रखा वो उसकी वैल्यू, पुराना वाला खत्म हो जाता है, याद रखिएगा, पुराना वाला इसका खत्म हो गया, नया वाला आ गया। तो ये प्लस 4x है, ये माइनस 4x है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 800 माइनस का कितना बचा, 600। तो क्या हो गया हमारे पास, 800 माइनस 600, तो क्या बच गया हमारे पास, 200 बच गया। तो क्या ये समीकरण बन रहा है। तो जब x और y ही खत्म हो गया, हमारे पास कोई चर ही नहीं है, तो क्या ये समीकरण बना, तो नहीं, ये समीकरण नहीं बना। और जब कोई समीकरण नहीं बनता है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, जिसका कोई हल नहीं हो, तो बताइए उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले रुकिए, जब दोनों समीकरण असंगत है, सबसे पहले क्या है, दोनों समीकरण क्या है, इसका असंगत है, संगत नहीं है, क्या है, असंगत है। असंगत का मतलब होता है कोई भी एक चर नहीं बचा, यानी कोई भी एक हल इसका नहीं निकला, तो क्या हो गया, असंगत है। जब असंगत होता है तो इसका कोई भी हल नहीं होता, पहला पॉइंट तो असंगत हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे, इसका कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल
नहीं है। और तीसरा पॉइंट इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोनों रेखाएं समानांतर है। क्या है, समानांतर है। यानी याद रखिएगा दोनों रेखाएं क्या होगी, जब कोई भी हल नहीं होगा तो इसका मतलब ऐसे कुछ ना कुछ ग्राफ बन रहा होगा, समानांतर है। देखिए जब कोई रेखा एक दूसरे को काटती है तो एक हल होता है, जब कोई रेखा एक दूसरे के ऊपर एकदम लाई करती है तो इसके अनंत हल होते हैं, और जब एक दो रेखा आपस में समानांतर होती है तो इसका कोई भी हल नहीं होता है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे बीजगणितीय ज्यामितीय रूपों को व्यक्त करें, तो सीधी सी बात है कोई भी आप एक सॉल्यूशन उठाइए, उसमें x और y का मान को रखिए। देखिए यहाँ पे है 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या था हमारा 600। तो अपने मन से फिर यहाँ पे मैंने उस दिन सिखाया था आपको इसके पहले वाले वीडियो में, देखिए ध्यान से, अभी सिखा देता हूं कैसे इसका ज्यामितीय रूप बना सकते हैं आप लोग। यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, y लिखो। तो x का मान हम यहाँ पे कुछ रखते हैं, तो याद रखिए यहाँ जितना बड़ा मान होगा ना उतना बड़ा मान यहाँ पे कुछ रखने की कोशिश करना है ताकि y का मान कम आ जाए। तो x को हम रख देते हैं, मान के चलिए रख देते हैं 200। x को कितना रख दिया हमने, 200। तो x की जगह जब आपने 200 रखा प्लस y बराबर क्या हुआ 600, तो 400 ये हो गया प्लस y इक्वल टू क्या हुआ 600। तो y का वैल्यू 600 माइनस 400, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 200। तो y भी हमारा क्या निकल गया 200, तो y भी हमारा क्या निकल जाएगा 200। उसी तरीके से अब x का मान हम यहाँ पे 100 रखते हैं। x का मान क्या हमने रखा 100 रखा, तो जब x का मान 100 रखा तो x की जगह 100 अब प्लस फिर y इक्वल टू क्या है 600। तो यहाँ पे 200 हो जाएगा अब प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 600। अब y का मान क्या हो जाएगा 600 माइनस 200, तो y का कितना आ गया 400। तो y यहाँ पे क्या निकल गया 400। तो एक तो हमारा समीकरण का निकल गया ये। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या था, 4x प्लस 2y इक्वल टू 600। अच्छा ये 400 था भाई, यही गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं। y इक्वल टू 400 माइनस 400, y आ गया 0, y हो गया यहाँ पे 0, कोई बात नहीं। और यहाँ पे भी 400 हम रख देंगे, यहाँ पे 400 रख देंगे 400, तो y कितना निकल जाएगा 200। और दूसरा सॉल्यूशन हमारा क्या था 4x, क्या था हमारा 4x प्लस 2y 600 प्लस 2y इक्वल टू क्या था 600। इसका भी उसी तरीके से निकालिए, x का वैल्यू 100 रख लेते हैं हम लोग। तो x का वैल्यू जब 100 रख लेते हैं तो 100 हो गया प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया 600 हो गया। तो 2y इक्वल टू 600 अब माइनस का क्या हो जाएगा 400। तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 400 में से 600 गया तो कितना बच गया 200। तो y का मान कितना आ जाएगा 200 बाई 2, यानी y का मान कितना आ गया 100 आ गया। यानी हमने x 100 रखा तो y भी कितना आ गया 100 आ गया। तो दूसरा ग्राफ फिर बनाएंगे हम लोग एक दूसरा लाइन का, यानी ये दूसरा का है, यानी x और y, यानी x कितना हमने रखा है भाई तो 100 रखा है, तो y भी कितना निकल के आ गया 100 निकल के आ गया। अब x हम 200 रख देते हैं, x की जगह क्या रख दो 200 रख दो। तो क्या था हमारा 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना था 600, यही था ना। हाँ अब x की जगह हम 200 रख देते हैं, तो प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया 600। अच्छा 200 तो हमने रख दिया था ना, नहीं 100 रखा था, चलिए अब 200 रखते हैं। तो 4 दूनी कितना आ गया 800, अब प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया 600। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 माइनस का कितना हो जाएगा 800। तो y इक्वल टू माइनस का 200, 2y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 200, ये गुना में 2 है तो नीचे आ जाएगा 2, यानी माइनस का कितना हो गया 100। तो यहाँ पे हमने x को 200 रखा तो y 100 माइनस 100 आ गया, यानी इसको 200 रखा तो y कितना आ गया माइनस 100 आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसका ग्राफ निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे ग्राफ निकालेंगे। तो उसी तरीके से हम इसका क्या रखेंगे ग्राफ पे रखेंगे। तो 100 का जब वैल्यू है तो 100 रख लीजिए, 100 इसको रख लेते हैं 200 पर तो बाई 300। एक कौन सा लाइन होता है तो ये बाई होता है, ये कौन सा लाइन होता है तो x होता है, इसको क्या मानते हैं बाई डैश, इसको क्या मानते हैं x डैश। ऊपर लिख लेते हैं 400, नीचे उसी तरीके से यहाँ लिखते हैं 100, 200
यहाँ क्या लिखते हैं 300, यहाँ लिख देते हैं 400, यहाँ लिख देते हैं 500, ज़्यादा तो है नहीं। इधर लिखो -100, -200, -300, ज़्यादा तो नहीं होगा, -100, -200, -300। अब चलिए पहला समीकरण का देखते हैं क्या आया था। तो पहला समीकरण में ध्यान दीजिए 200 x है और y 0 है। तो 200 जब x है तो यहाँ पे हो गया ना, अब y 0 है तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे है और यहाँ पे दोनों आ गया, तो ये जो लाइन बनेगा किस तरीके से बनेगा, ये तो बिल्कुल इसी पे लाइन बनेगा। उसी तरीके से एक और देखते हैं हम लोग, कहाँ है ये 100, x 100 है और y 200 है, यानी x 100 है और y क्या है हमारा 200 है। y हमारा कितना है, x 200 है और ये है। तो इसी तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे अजीब टाइप से थोड़ा सा बन गया है। तो ग्राफीय विधि मैं नेक्स्ट क्लासेस वगैरह में अच्छा से पढ़ा दूंगा, ये ग्राफीय विधि। लेकिन यहाँ पे हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। अब ये ग्राफीय विधि है, तो ग्राफीय विधि आप लोग को निकालने आता है और नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक वीडियो में सिर्फ ग्राफ निकालने का बताऊंगा, किस तरीके से समीकरण का ग्राफ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ग्राफ आराम से निकाल लेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप लोग ग्राफ वाला बाद में देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत घिचपिच हो गया है, तो अजीब टाइप से बन गया है वो। ठीक है ना। तो ग्राफ नेक्स्ट क्लासेस में अच्छा से देखेंगे। चलिए इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, s - t = 3 और ये क्या है हमारा पहला समीकरण है और ये क्या है हमारा दूसरा समीकरण है। तो इस समीकरण को सबसे पहले हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए बताइए आप लोग, बताओ कैसे समीकरण को सॉल्व करोगे। तो कुछ नहीं करना है, जब पहला समीकरण सिंगल है तो हम छोड़ देंगे। दूसरे समीकरण का देखेंगे, ये क्या है हमारा भाई भिन्न में है, तो ये जो भिन्न में है इसको सही करना है। तो ये तो हमको पता है कि s - t = 3, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, s/3 प्लस क्या है हमारा t/2 और बराबर का क्या है 6, कुछ नहीं है तो भाई 1। तो कुछ मत कीजिए, इसमें क्या करिए, इसका लघुत्तम ले लीजिए। 3 और 2 का लघुत्तम क्या आएगा 6, 3 से पढ़िए 3 दूना 6, 2 इंटू s तो 2s हो जाएगा, प्लस 2 को पढ़िए 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3t इक्वल टू कुछ नहीं तो 6 क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2s प्लस 3t, यहाँ से क्या होता है तिरछा तिरछी गुना करते हैं और 6 को 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। ये हमारा आ गया दूसरा समीकरण। तो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन हो जो एक भिन्न में हो तो उसको सबसे पहले हम लोग इस तरीके से सिंपल इक्वेशन में लाते हैं। तो हमारे पास 2 समीकरण हो गए। अब इसी दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण क्या है हमारा, s - t = 3 और दूसरा समीकरण हमारा सॉल्व करके आया है 2s, एक सेकेंड, 2s - 3t इक्वल टू 36। ये पहला समीकरण आया, ये दूसरा समीकरण आया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। हल उसी तरीके से करेंगे, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक समीकरण में बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये लिखा नहीं है कि कौन सा विधि से करो, तो सबसे आसान विधि यही लगता है। तो चलिए यहाँ पे 2 है तो इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, और इसको कुछ नहीं तो इसको हम 1 से, यहाँ 1 है तो कुछ 1 से करिए चाहे नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो जब 2 से ये गुना हुआ तो 2 को s से गुना कीजिए तो क्या आया 2s - 2t इक्वल टू 6। 1 से 2s को गुना कीजिए तो 2s माइनस का क्या आएगा 3t इक्वल टू क्या आएगा 36। अब फिर मैंने बताया यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। तो देखिए एक प्लस और एक माइनस, ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल। ये -2t है और ये +3t है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1t आ जाएगा ना, यानी 3t में से 2t घट गया तो 1t आ गया।
देखिए ये क्वेश्चन में +3t था शायद मेरे ख्याल में, देखिए ध्यान से, हाँ यहाँ पे +3t, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो +3t था तो ये माइनस लग जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन ही हम लोगों ने यहाँ पे गलत लिख लिया, यानी ये पहले से प्लस था तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। जब माइनस लग गया तो यहाँ 2t भी माइनस में, 3t भी माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5t आ जाएगा, इक्वल टू, देखो -36 है, यहाँ +6 है, तो -36 में से 6 चला गया तो माइनस का क्या बच जाएगा, 30। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर, कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ 5t इक्वल टू क्या हो गया 30। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 बाई कितना आ जाएगा 5, तो t का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे हमारा 6। अब इस t का वैल्यू को समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो t का मान समीकरण 1 पे रखो, तो समीकरण 1 क्या था, s माइनस टी बराबर 3 था समीकरण 1। तो हमारा जो t का वैल्यू क्या आया है, 6 आया है, तो s और t का वैल्यू क्या हो गया, 6 बराबर 3। तो s का मान निकालना है, तो s बराबर 3, अब -6 है तो इधर ले आएंगे इसको, तो +6, s बराबर क्या हो जाएगा 9। तो हमने निकाल लिया s का मान 9 और t का मान 6। यही क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, हमने सॉल्व कर दिया, s और t हमने इसका निकाल लिया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं आज के क्लास का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग, ग्राफ वाले के लिए टेंशन मत लीजिए, वहां घोच पोच हो गया इसलिए मैंने इसको आगे निकाल दिया है, एकदम अच्छे से ग्राफ मैं एक वीडियो में पढ़ा दूंगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। दो संख्याओं का योग 70 है, तो ना तो हमें पहली संख्या पता है, पहली संख्या पता है, और ना तो हमें दूसरी संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है। तो पहली संख्या जब नहीं पता है तो पहली संख्या को क्या लिखेंगे हम लोग, x लिखेंगे, और दूसरी संख्या को नहीं पता तो हम लोग क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो दोनों संख्याओं का योग 30 है, तो जब इस दोनों का योग यानी कि x प्लस y क्या हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा पहला समीकरण, इससे हमारा निकल गया पहला समीकरण। ठीक है, अब दूसरा समीकरण निकालिए आप लोग। बताइए जल्दी से, दूसरा क्या है, पहली संख्या का दोगुना, यानी पहली संख्या क्या है x, तो दोगुना क्या हो जाएगा 2x, और दूसरी संख्या का 3 गुना, यानी दूसरी संख्या का क्या हो जाएगा 3 गुना, क्या आ गया हमारा मिलकर 74 होता है, यानी 74, यानी कि ये समीकरण क्या हो गया 2। इसी तरीके से फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे आप लोगों को बताया ही हूं कि इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 3 है या 2, ये 2 है तो इसको भी हम 2 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो जब 2 से हमने इसको गुना किया तो 2x आ गया यहाँ पे, अब प्लस का क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये ऐसे ही है तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 74, यानी 74 हो गया। निकालिए, फिर वही रूल यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो क्या लगेगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी क्या लगेगा माइनस। तो ये 2x क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे माइनस, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे जोड़ का 2y है, यहाँ पे माइनस का 3y है, तो देखिए कौन बड़ा है 2 या 3, तो 3 बड़ा है, तो माइनस वाली वैल्यू ज्यादा बड़ा है, तो माइनस का क्या बच जाएगा 1y बच जाएगा, बराबर। अब 74 में से 60 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा 14, लेकिन 14 यानी 74 का माइनस का वैल्यू बड़ा है, तो माइनस का क्या बच जाएगा 14, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या हो गया 14। उसी तरीके से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे एक समीकरण रखने पर। तो समीकरण हमारा क्या था x प्लस वाई इक्वल टू क्या है हमारा 30, तो
y का वैल्यू 14 है, तो x प्लस y का वैल्यू 14 इक्वल टू 30। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, अब प्लस 14 है तो इधर माइनस का 14, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 18 आ गया हमारा यहाँ पे, नहीं 16 आ जाएगा। ठीक है, 30 में से 14 घटाइए 16, तो x 16 निकल गया और y हमारा क्या निकल गया, 14 निकल गया। तो बोल रहा है कि दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, तो पता चल गया ना कि x हमारा क्या है 16 है, तो y क्या है 14 है। देखिए तो इन दोनों को जोड़िए तो 30 आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो ये बोल रहा है ना दो संख्या का योग 30 है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है। ये रहा आपका होमवर्क, ये घर से बना के आप लोग लाइएगा। 10 क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग, जो भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 मैंने दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होमवर्क है, आप बनाइए। अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोग के पास लेकर आऊँगा। और ये 10 क्वेश्चन है। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूं कि मैथ्स के हर एक चैप्टर का आपको वीवीआई क्वेश्चन में करवाऊंगा, हर एक चैप्टर का। अभी तो ये चैप्टर नंबर 3 का वीवीआई है पार्ट 1, एक पार्ट 2 और भी इसका वीवीआई आएगा, जिसमें आप लोगों को ग्राफ सिखाऊंगा और कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसे इस टाइप के जैसे क्वेश्चन आते हैं वो कुछ और सॉल्व करवाऊंगा, जो एग्जाम में आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद मैं चैप्टर 4 का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, उसके बाद में साइंस का भी मैं बना रहा हूं आप लोगों का, कि साइंस में ऐसा क्या पढ़ाया जाए ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं और दोस्तों को शेयर करें। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।